हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन को ना दोनों ही चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ एक्टिव रिकॉल की मेथड से ना हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरे चैप्टर की ना इवन मैं हर एक चैप्टर की ना लक्ष्मीकांत के कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन बैंक की हेल्प से ना इन सारे चैप्टर की ना एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप मेंस के लिए भी रेडी हो जाओगे और पीरी के लिए भी रेडी हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करा गया है कि यहाँ पर आप मेंस के लिए भी रेडी होगे और प्री के लिए भी रेडी हो जाओगे। और ये क्वेश्चन ना दोस्तों आपके लक्ष्मीकांत की बुक से ही बनाए गए हैं। दैट मीन्स कि पेज बाय पेज जो है ना, टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर के अंदर से इन क्वेश्चन बैंक को तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। जैसे ही सेंटर स्टेट रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है 42। ठीक है, फिर इंटर स्टेट रिलेशन के अंदर हम क्वेश्चन 18 सोल्व करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे ना, सब हम लक्ष्मीकांत से लिखने वाले हैं। लक्ष्मीकांत की बुक से ही मैं इन सारे क्वेश्चन के यहाँ आंसर लिखूंगा और बताऊंगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे याद करना है दोस्तों। ठीक है, और इवन मैं हर एक टॉपिक का आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करा के दूंगा, जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स में भी करके दिया है। ठीक है, लास्ट की वीडियोस में हमने फेडरल सिस्टम तक चैप्टर नंबर 13 तक सारे कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपने इस तरीके से लक्ष्मीकांत की प्रैक्टिस करी, लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया ना, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और आपकी मास्टरी हो जाएगी लक्ष्मीकांत के अंदर। क्योंकि देखो दोस्तों 10 से 15 बार जो है ना लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, कम से कम 15 टाइम्स पढ़ना पड़ता है आपको लक्ष्मीकांत के अंदर अगर मास्टरी चाहिए तो, क्योंकि लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर इसको और इफेक्टिव वे में तैयारी करनी है कि आपको 15 टाइम 50 टाइम्स नहीं पढ़ना पड़े, आपका 4 to 5 टाइम्स में काम चल जाए, तो आपको इस तरीके से रिविजन करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक की हेल्प से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। इवन एक चैप्टर नहीं, हम यहाँ पर सारे चैप्टर लक्ष्मीकांत के रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 14 है सेंटर स्टेट रिलेशन, इसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसका हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक से भी हर एक चीज जो है ना लिंक करता हुआ चलूंगा। ठीक है, पीवाईक्यूज मैंने आपको 35 ईयर्स के सोल्व करा चुका हूँ दोस्तों, उसकी वीडियो में यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पीवाईक्यू में आपको लास्ट 35 ईयर्स के पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, इन सब के मैं करा चुका हूँ। इवन मॉडर्न हिस्ट्री के भी करा चुका हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री के भी करा चुका हूँ। तो ये सारी वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीवाईक्यूज ही आपका एग्जामिनर का माइंडसेट ना रीड करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करते हैं और इनको रिवाइज करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, which organ's power has not been divided among center and states? Which are the three heads under which center state relation can be studied? ठीक है, 3 हेड्स पूछे गए कि भैया सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में जो रिलेशन है, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, उसके 3 हेड्स बता दो। और कौन से ऑर्गन की पावर जो है ना डिवाइड नहीं करी गई है अमंग द सेंटर एंड स्टेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। और इवन लक्ष्मीकांत के ना फर्स्ट पेज पे ही इस बात को बताया गया आपको। ठीक है, यहाँ पर बोल भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पर बोल भी दिया है देयर इज नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश integrated judicial system to enforce both central laws and as well as state laws। ठीक है, और यही बात मैंने आपको याद भी करा रखी है इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर में। देखो इस पीडीएफ में आपको बता रखा है मैंने कि भैया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज अंडर द एलएएफ हेड्स। एलएएफ क्या है यहाँ पर? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एफ फाइनेंशियल। यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल भी बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो नोट दे रखा है देयर इज नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर एज वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारी बातें मैंने आपको इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर में निमोनिक्स की हेल्प से याद भी करा रखा है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप एनरोल करके इसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अवेल कर सकते हो।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, लेकिन हम इसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने पर ही आप मेंस के लिए रेडी हो गए, बिना लिखे आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो सकते दोस्तों। प्री के लिए हो सकते हो, मेंस के लिए नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखो कि इंडिया में जुडिशरी है वो डिवाइडेड नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट मिलेगा, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है, ना कि हमने सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई जुडिशरी को डिवाइड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है हमारा, यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो कि हमने LAF में 3 हेड्स में डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशन हमारा जो डिवाइड होता है वो LAF में डिवाइड होता है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। उसके आर्टिकल्स भी लिखो। जो लेजिस्लेटिव के जो आर्टिकल्स मिलेंगे आपको वो है आपको आर्टिकल 245 से 255, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे याद रहेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिलेगी आपको वो मिलेगा, इसके जस्ट आर्टिकल है 256, ठीक है। 255 के बाद 263 तक, ठीक है। तो ये भी याद रहेगा। और आपका लास्ट बचा फाइनेंशियल, तो इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 268 से लेके आपका 293 तक, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, थोड़ा ऐसे करके याद रखना, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ बोला है विच आर द 4 एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसको हम हाईलाइट करते हैं। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, नेम देम, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एस्पेक्ट पूछा गया है किसका, लेजिस्लेटिव रिलेशंस का, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन का 4 एस्पेक्ट पूछा गया है, ये भी लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हेड्स दे दिए, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर आपको आर्टिकल मिलेगा 245 से लेकर 255 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यहाँ पर आपको 4 एस्पेक्ट्स दे रखे हैं सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के, ठीक है। तो इसी को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो इसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, ठीक है, आंसर में। और 4 एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा टेरिटोरियल, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपका स्केड्यूल 7 में मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। और थर्ड है हमारा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, ठीक है। और फोर्थ है हमारा सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो स्टेट फील्ड के ऊपर पार्लियामेंट का है, फिर सेंट्रल का कंट्रोल भी है, ठीक है। तो सेंटर्स कंट्रोल लिख सकते हो आप, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अभी इसको मैं समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो यही बात जो है आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिलेगा। सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों। देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट में मतलब ध्यान रखना, पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए है ना, ठीक है। पूरे इंडिया के लिए है पार्लियामेंट, और स्टेट सिर्फ अपनी मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन डिवाइड कर रखा है कि पार्लियामेंट तो पूरे इंडिया के लिए रूल बनाएगा, पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए रूल बनाएगा, लॉज बनाएगा, बट स्टेट ओनली स्टेट मॉनिटरी के अंदर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स कर रखे हमने, डिवाइड कर रहे हैं ना सब्जेक्ट्स हमने। यूनियन के सब्जेक्ट अलग है हमारे,
ठीक है, स्टेट के अलग है, ये क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टेट के अलग है, ठीक है, और आपका कंकरेंट लिस्ट अलग है, ठीक है, जहाँ तीनों मिलकर काम करती है, ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट अलग मिलेंगी, यूनियन अलग और स्टेट अलग, ठीक है दोस्तों। फिर एक और बच जाता है आपका, क्या कहते हैं, स्टेचुटरी, सॉरी स्टेचुटरी बोल रहा हूँ, सॉरी रेजुडरी, ठीक है, रेजुडरी बच जाता है, इसको जरा मैं ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो एक और बच जाता है, वो है रेजुडरी, और रेजुडरी किसके पास है दोस्तों, सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड का मतलब क्या है। तो कुछ केसेस में जो है ना, मतलब सेंटर का जो है ना कानून जो है, जैसे कि बड़ा कानून होता है, मतलब बड़े भाई होते हैं सेंटर, ठीक है, और स्टेट का जो है ना समझ लो छोटा भाई की तरह है एक, ठीक है, स्टेट, तो उसका एरिया में चलता है, मतलब बड़े भाई का ज़्यादा चलता है और स्टेट का कम चलता है। तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन समझ लो, ये समझ लो, मैं तुम्हें इसे समझा भी देता हूँ, देखो लक्ष्मीकांत की बुक से, कि भैया यहाँ पर देखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ यहाँ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, तो यहाँ पर बोल रखा है कि कुछ केसेस है, देखो कि जब राज्यसभा पास करते रेजोल्यूशन को, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो सेंटर की पावर ज़्यादा हो जाती है, पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा हो जाती है, व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल अभी मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। फिर सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन में क्या है, तो गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है, और टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president। कुछ कुछ में क्या है भैया, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टेट के अंदर जिसके ऊपर लॉज बनाने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर को जो है ना प्रीवियस जो है ना सैंक्शन चाहिए होता है किसी का, प्रेसिडेंट का। फिर सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स, ये सब जो है ना डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, ठीक है, समझाऊंगा मैंने, ठीक है। तो ये हमने 4 एस्पेक्ट समझ लिए। अब आप देखो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, कैन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। अभी ध्यान रखना, कीवर्ड का ध्यान, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोला है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में मतलब किसके पास पावर होनी चाहिए दोस्त, खुद बताओ, पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, या दोनों के पास? पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए ना, पार्लियामेंट तो बाप है ना, वो पूरे इंडिया के लिए रूल बनाता है, पूरे कंट्री के लिए बनाता है। तो पार्लियामेंट बाप है, वो इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियन सिटीजन्स उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी लॉ बना सकता है, ठीक है। स्टेट लेजर की इतनी औकात नहीं है, वो सिर्फ अपनी बाउंड्री तक है, ठीक है, नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब बोल सकते हो आप, पावर नहीं है स्टेट लेजर के पास। तो किसके पास पावर है दोस्तों, ये पावर जो है हमारा पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, स्टेट के पास नहीं है, ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो दोस्तों, 4 में बोला है, इन विच केसेस एरियाज लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। कह रहा पार्लियामेंट के जो है ना जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है कुछ एरिया के अंदर, मतलब कौन से एरिया है ये, ठीक है, कौन से एरिया है ये, तो ध्यान रखना, कुछ एरियाज सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अंडमान लक्षद्वीप, ठीक है, तो इसमें जो है ना पार्लियामेंट के लॉ जो है मॉडिफाई या कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ गवर्नर के शेड्यूल एरियाज होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज, है ना, जैसे असम हो गया, ठीक है, एमटीएम, ठीक है, एमटीएम मतलब असम, मेघालय, ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ये सब में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो मॉडिफाई या कैंसिल हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट के लॉ को यहाँ पर रोका जा सकता है इन एरियाज के अंदर। तो कौन कौन से एरियाज हैं, तो भैया स्केड्यूल एरियाज है, ठीक है, और कौन से एरियाज हैं, यूटीज हैं, ठीक है, यूटीज हैं, ठीक है। तो इन सब में जो है पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो मॉडिफाई होके लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं ये, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर करंटली इन ईच ऑफ द मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में व्हाट वाज द सेम ओरिजिनली, ठीक है, व्हाट वाज द सेम ओरिजिनली विच 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि भैया यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कितने हैं और कंकरेंट में कितने हैं, ये बताओ। फिर बोला गया क्या ये ओरिजिनली ऐसे ही है जैसे अब है, नहीं। थर्ड क्वेश्चन में खुद बोल दिया गया है कि 5 सब्जेक्ट्स जो थे पहले आपको कंकरेंट में देखने को मिलते थे, वो अब स्टेट लिस्ट जो सॉरी स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते थे, अब वो कंकरेंट में आ गए हैं, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट्स आ गए खुद बोल दिया है, 42nd अमेंडमेंट से आए, ठीक है, 1976 में। दैट मीन्स कि इंदिरा गांधी लेकर आई थी, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना या यूनियन लिस्ट में अभी आपको मिलेंगे 100, ठीक है, तो पूरी सेंचुरी देखने को मिलेगी 100, और स्टेट में 61, ठीक है, और कंकरेंट में 52, ठीक है। एक बार चेक कर लेना दोस्तों कि अभी फिलहाल करंटली क्या है, ठीक है, अभी फिलहाल करंटली क्या है, बाकी लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में मिल जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो स्टेट लिस्ट यहाँ पर देखो 98 सब्जेक्ट बता रखे हैं, तो इसको चेक करना कितने हैं, ठीक है, इसको चेक करना। और यहाँ पर बोल भी दिया है 42nd अमेंडमेंट से जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है फ्रॉम स्टेट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसे चेक करना कितने हैं अभी के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से थे ये, तो ये खुद बता दो कौन से 5 थे पहले दो। तो इसको तो याद कर सकते हो आप, कैसे याद कर सकते हो, तो फ्यू जैसे फ्यू ए जैसे, ठीक है, फ्यू ए जे। तो कुछ क्या कौन कौन से कानून थे ये, तो ये था फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सब्जेक्ट जो कि आपको पहले स्टेट सब्जेक्ट मिलता था 1976 से पहले, अब ये कंकरेंट में आ गया है। एजुकेशन पहले स्टेट सब्जेक्ट था, अब कंकरेंट में है। अब आपको सेंटर के भी आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे, है ना। वेट एंड मेजर्स, डब्ल्यू से था वेट एंड मेजर्स, ठीक है। ऐसा दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट करेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान रखना वाइल्ड एनिमल्स है एंड बर्ड्स। और जैसे था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो 5th सब्जेक्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा है कि डज रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड पावर टू लिवाई रेजिडरी टैक्सेस और नॉट, ठीक है। तो रेजिडरी पावर किसके पास है, हमारे यहाँ यूनियन के पास है। तो उसने बोला कि भैया रेजिडरी पावर के अंदर क्या रेजिडरी टैक्सेस लगा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना जो कहीं नहीं लिखा, ठीक है, वो सेंटर का है, ठीक है। तो रेजिडरी का मतलब जो बच गया, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 248 के अंदर। इसमें रेजिडरी टैक्स जैसे जैसे कि गिफ्ट टैक्स होता है ना, बैज टैक्स होता है ना, जो पहले थे, ठीक है, अब वो आते हैं, ठीक है। पहले ये सब थे लेकिन रेजिडरी टैक्स के अंदर जो बच गया वो सब आते हैं। तो रेजिडरी टैक्स आपको कौन सा आर्टिकल में मिलेगा दोस्तों, आर्टिकल 248 में, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ लगा सकते हैं बिल्कुल, रेजिडरी टैक्सेस लगा सकते हैं। 248 आर्टिकल आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है डज सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट एट ऑल टाइम्स कीवर्ड ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला सेंट्रल लॉ जो है प्रिवेल करेगा किसके ऊपर, स्टेट लॉ के ऊपर इन द कंकरेंट लिस्ट एट ऑल टाइम्स। क्या हर समय ऐसा हो सकता है क्या, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि नॉर्मली सेंट्रल लॉ जो है ना भारी पड़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेपुजेंसी, ठीक है, रेपुजेंसी। मैं इसे लिख देता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन एक सेकंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेपुजेंसी, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ
सी, ठीक है। तो ये भारी पड़ता है सेंटर का, ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो जो कैंडिडेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट जो रूल बना देगा, लॉ बना देगा, वो भारी पड़ता है स्टेट के ऊपर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। ऑल टाइम्स ये नहीं होता, ठीक है, ऑल टाइम्स नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो उस स्टेट में स्टेट लॉ चलेगा, पर पार्लियामेंट भी जो है ना फिर भी बाद में उसे चेंज कर सकता है। ये ध्यान रखना, इसी का ध्यान रखना कि उस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट में जो भी है उसके अंदर अगर प्रेसिडेंट का जो है ना एसेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तो ऐसे में स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। बट बाद में पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन चेंज इट, ठीक है, पार्लियामेंट कैन चेंज इट, ठीक है, आफ्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोल रहा है कि, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन स्टेट ले सब्जेक्ट, तो 5 बता दो। कह रहा है कि कब पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है ना स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐसे 5 प्रोविजन बता दो, ठीक है। पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है 5 केसेस के बता दो। तो 5 केसेस है व्हेन पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 केसेस बता रखे हैं जहाँ पर जो है सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। तो ये आपको 5 देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसको 5 के 5 यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने कहा था ना अभी इसको हम सबको डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। डिवीजन कर रखा है इन क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं आपको ये 5 आपको बता देता हूँ कि कौन से 5 केसेस के अंदर जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट जो है रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जरा देखना दोस्तों। तो फर्स्ट तो पहले ये है कि राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास करते हैं, राज्यसभा का रेजोल्यूशन, राज्यसभा का रेजोल्यूशन आर्टिकल 249 में, ठीक है। तो देश के हित में जो है राज्यसभा अगर पास कर दे ऐसा रेजोल्यूशन, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। ये सब भी मैंने आपको याद करा रखा है। देखो यहाँ देखना जरा दोस्तों, ये देखो रेजुलरी के दिखा रखा है, रेजुलरी पावर्स आर्टिकल 248 और 42 से कौन कौन से जो है प्रोविजन स्टेट लिस्ट से कंक्रीट में आए थे याद कर रखा है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो दोस्तों पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, तो ये 249 250, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट रिक्वेस्ट, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर ट्रीटीज होती हैं उनमें, ठीक है। तो ये भी याद कर रखा है मैंने। तो इन्हीं को लिख रहे हैं हम। तो फर्स्ट हमारा हो गया राज्यसभा का रेजोल्यूशन, सेकंड हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये बात लिखी हुई है, ध्यान रखना नेशनल इमरजेंसी आपको आर्टिकल कोई और सी नेशनल इमरजेंसी की, लेकिन यहाँ पर जो लॉ की बात कर रही है ना, लॉ बना सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये जो आर्टिकल है ये है 250, इसके जस्ट आर्टिकल 250, ठीक है दोस्तों, 250। थर्ड है दोस्तों कि भैया स्टेट के रिक्वेस्ट के ऊपर, कि भैया स्टेट जो है खुद रिक्वेस्ट कर दे, आप इस पर रूल बना दो, हमसे नहीं बन रहा, आप बना दो। स्टेट का रिक्वेस्ट आ जाए आर्टिकल 252 के अंदर, 2 और मोर, तो 2 और मोर के लिए ध्यान रखना 2 ये, ठीक है, लास्ट में भी 2 और शुरुआत में भी 2, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो है बोले कि आप ही लॉ बना दो, ठीक है। तो स्टेट का रिक्वेस्ट आर्टिकल 252। थर्ड, ओ सॉरी फोर्थ,
देखो राज्यसभा रिजर्वेशन की बात करेगी क्योंकि राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इसलिए। फोर्थ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के टाइम पे ये होता है आपका आर्टिकल, इसके जस्ट 253, ठीक है। तो ट्रीटी को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसे करा जाता है, ठीक है, ट्रीटी को पूरा करने के लिए। फिफ्थ क्या है आपका दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल। तो नेशनल इमरजेंसी भी होगा तो प्रेसिडेंट रूल भी होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो हमने ये 5 केसेस देख लिए जहां पर पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या बोला है इसे देखते हैं। कह रहा है कैन अ सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉज ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, इफ यस कैन इट अमेंड और रिपील इट लेटर, ठीक है, कैन इट अमेंड और रिपील इट लेटर, ठीक है। कह रहा है भैया यहाँ पर तो हमने पढ़ा था 252 के अंदर स्टेट के रिक्वेस्ट को कि जब स्टेट रिक्वेस्ट कर दे तो बनना आ सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। यहाँ पर बोला है क्या सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के ऊपर बना दो। अगर 200 सिंगल होता तो यहाँ पर हमने क्यों बोला कि दो और दो से ज़्यादा 252 के अंदर क्यों बोला, अगर सिंगल कर सकती है तो हमें सिंगल ही बोलना चाहिए था। तो ये ध्यान रखना, नहीं, ठीक है, नहीं, नो। तो यहाँ पर पूछा था स्टेट लिस्ट में, तो यहाँ पर भी दूंगा नो, ठीक है, नहीं कर सकती। मिनिमम 2 स्टेट चाहिए, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट करनी है तो। हाँ, यहाँ पर बोला अमेंडमेंट की बाद में अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो अगर पार्लियामेंट ने उनके लिए लॉ बनाया तो उसे सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड या रिपील कर सकता है, स्टेट नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि पार्लियामेंट रूल बनाया है तो पार्लियामेंट कैन, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड, ठीक है, अमेंड ले दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या बोला देखते हैं। Does a law made by the parliament for a state under the president rule ceases to operate after the president rule has ended? तो यहाँ पर क्या बोला है कि भैया कोई लॉ है, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने बनाया स्टेट के लिए अंडर द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तब बनाया था। कह रहा है ये सीजेस टू ऑपरेट हो जाएगा आफ्टर प्रेसिडेंट रूल जो खत्म होने के बाद। कह रहा प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद जो ये पार्लियामेंट ने रूल बनाया था, लॉ बनाया था स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, क्या ये खत्म हो जाएगा जैसे प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है तो ये ध्यान रखना, लॉ एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है, लॉ एक्सपायर नहीं होता है। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी जो है ना कानून चलता रहेगा जब तक जो है स्टेट लेजिस्लेचर उसे बदल ना दे, ठीक है। तो लॉ जो है कभी जो है एक्सपायर नहीं होता, लॉ एक्सपायर्ड नहीं होता, एक्सपायर्ड नहीं होता जब तक स्टेट जो है स्टेट लेजिस्लेचर उसे ना हटाए, ठीक है, जब तक स्टेट लेजिस्लेचर इंटरवीन ना करे, ठीक है, जब तक स्टेट लेजिस्लेचर इंटरवीन ना करे, ठीक है, और उसको चेंज ना करे तब तक, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर बोला है कि कैन अ गवर्नर रिजर्व सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इफ यस व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू सच बिल्स। तो यहाँ पर बोला है दोस्तों कि कैन अ गवर्नर रिजर्व सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इफ यस व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू सच बिल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये पार्लियामेंट वाले में भी दोबारा से पढ़ोगे आप, ठीक है, इसी चीज़ को दोबारा से पार्लियामेंट में पढ़ोगे। तो यस ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है, गवर्नर की, गवर्नर तो कर ही सकता है, ठीक है, गवर्नर कर ही सकता है इस काम को, ठीक है, गवर्नर के पास पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है कंसिडरेशन ऑफ दी प्रेसिडेंट के लिए। तो गवर्नर जो है स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ये आर्टिकल जो है आपको कौन से में मिलेगा, आर्टिकल 200, बहुत सिंपल है, 200 200% पावर है गवर्नर के पास इसके लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है ऐसे में क्या होगा
ऐसे बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के पास क्या पावर आएगी दोस्तों? तो एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट वीटो है ऐसे में प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट के पास। और ये भी ध्यान रखना कि वो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, पर अगर स्टेट फिर से भेज दे तो प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाउंड नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि दोबारा से भेज दे तो भैया प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है एसेंट देने के लिए, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, डज एनी बिल रिक्वायर प्रेसिडेंट एसेंट बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर? अब बताओ दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है, अभी तो बताया कि भैया प्रेसिडेंट का जो एसेंट है ना बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तभी होता है, कुछ सर्टेन केसेस होते हैं और ये हमने डिस्कस किया है भी और आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सर्टेन केसेस के अंदर होता है, सब में ये अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के ऊपर है, कैन द प्रेसिडेंट रिजर्व एनी बिल फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन? ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ये गवर्नर कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नर के पास इसके ऊपर जो है ना फुल पावर है, ठीक है। इसके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास नहीं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 14 कह रहा है विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? तो ये आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर, देखो जरा, अभी हमने ये आर्टिकल्स डिस्कस किए थे दोस्तों, कहाँ लिखा था मैंने, एक सेकेंड, बहुत ही छोटे छोटे लिखे हैं ना, दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा था ना हमने, ये रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का हमारा 256 से लेके 263 था दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम 256 से, लास्ट में भी 6 है तो 263, ठीक है। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला जो मिलेगा, ठीक है, फिनेंशियल वाला, उसके अंदर भी लास्ट में 3 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। 256 से लेके 263 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कैन अ लॉ ऑन अ कंकरेंट सब्जेक्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द सेंटर? तो बहुत ही ईजी है, कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो कंकरेंट सब्जेक्ट के अंदर तो दोनों मिलकर ही करते हैं ना, तो क्या वो सेंटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बोला है विच आर्टिकल्स गिव पावर टू दिस? कौन किसके लिए? कह रहा इफ एनी स्टेट फेल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। तो बताओ कौन सी आर्टिकल जो है ना पावर देती है सेंटर को इस मैटर के ऊपर, ठीक है, कि अगर कोई स्टेट जो है कंप्लाई करने में फेल हो जाता है कोई सा भी डायरेक्शन, ठीक है, जो भी सेंटर ने दिया था स्टेट को, तो ऐसे में क्या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जा सकता है? तो आपको पता है, हाँ जी करा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल करा जा सकता है। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो आपको आर्टिकल याद आ रहा होगा 365, ठीक है, 365, यही प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। 356 भी कहता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, लेकिन 365 में डायरेक्शन के ऊपर है, स्पेशली डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर आपने सेंटर के डायरेक्शन को नहीं माना, एग्जीक्यूशन नहीं करा, तो ऐसे में माना जाएगा कि या आपने उल्लंघन कर दिया लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो चुका है। तो ऐसे में आर्टिकल 365 के तहत आपके स्टेट के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। और 356 भी लग सकता है, ठीक है, 356 के अंदर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है तो बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल डायरेक्शन के ऊपर बात करी गई है, ठीक है, ध्यान रखना 365 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हो गया। 17 देखो दोस्तों जरा, यहाँ पर बोला है इन विच मैटर्स सेंटर एम्पावर टू एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर? तो ऐसे आपको 4 पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में देखा है कि किन मैटर्स के ऊपर सेंटर के पास पावर है कि वो एक्सरसाइज कर सकती है देयर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, देयर एग्जीक्यूटिव पावर। तो यहाँ पर देखो जरा दोस्तों, मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखाई देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट,
के ऊपर भी बता रखा है, ठीक है, और मतलब किस किस में डायरेक्शन दे सकती है। यहाँ पर म्यूचुअल एलिकेशन, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर बोला है कौन कौन मैटर्स के ऊपर जो है सेंटर जो है एम्पावर्ड है अपने पावर दैट इज की उसको एक्सरसाइज करने के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर्ड है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट है आपका दोस्तों मिलिट्री या डिफेंस मैटर, ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे में मिलिट्री और डिफेंस जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर इसके ऊपर जो है एम्पावर्ड है, इसके ऊपर मतलब सेंटर कि वो करेगी इसके ऊपर, ठीक है, उसके पास इन मैटर के अंदर सेंटर एम्पावर्ड है कि वो एक्सरसाइज करेगी देयर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो मिलिट्री एंड डिफेंस मैटर। सेकंड है दोस्तों आपका डायरेक्शन टू स्टेट्स, जैसे कि रेलवे की रक्षा करना, ठीक है, तो ऐसे में ये 365 आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डायरेक्शन टू स्टेट्स, एग्जाम्पल के लिए भैया आपको कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको सेंटर की प्रॉपर्टी, इन सबको सेफ गार्ड रखना है, ठीक है, रेलवे की प्रॉपर्टी है ना, ये सब। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल, ठीक है, नेशनल मिलिट्री इंपॉर्टेंस की बात करी गई है कि भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा सेफ होना चाहिए और ये प्रिवेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूशन या फिर बोल सकते हो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर के पास, ठीक है। फोर्थ दोस्तों माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, जैसे कि SC ST वेलफेयर के लिए इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लैंग्वेजेस क्या हो सकते हो एंड SC ST वेलफेयर के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ठीक है। माइनॉरिटी लैंग्वेज का आपको सेफ गार्ड रखना है, ठीक है, स्टेट को, और SC ST का वेलफेयर करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है सेंटर, किसको, स्टेट को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट entrust any of its executive functions to state? Is vice versa also true? Is mutual consent needed for this? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर बोला गया है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एंट्रस्ट कर सकती है एनी ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू स्टेट, मतलब अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट को दे सकती है क्या। और यहाँ पर ये भी बोला गया क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा, क्या स्टेट दे सकती है फिर सेंटर को, अगर सेंटर दे सकती है स्टेट को तो क्या स्टेट दे सकती है सेंटर को, और क्या म्यूचुअल कंसेंट यहाँ इसके लिए जरूरी होता है या नहीं। यह आपके बुक में लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट गिवन है, जो मैं अभी आप बात कर रहा था ना म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन की। तो इसमें यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ में भी यहाँ पर रीड करने वाला हूँ, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कंसेप्ट यहाँ पर बिल्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है ना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इज रिजिड, मतलब लेजिस्लेटिव पावर को आप एकदम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है, दे नहीं सकते ऐसे किसी को, ठीक है, ये रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पर ये बात लिखी हुई कॉन्सिक्वेंटली सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट एंड अ सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ये बात हमने पहले कर ली कि भैया सिंगल स्टेट नहीं कर सकती, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट होने चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 252 के है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन जनरल फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन द लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना हमारा वो बिल्कुल जैसे आपका काम करता है लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही काम करता है, बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बट सच अ रिजिड डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव स्फीयर may lead to the occasional conflict between the two। बट जो रिजिड अगर स्पेयर बना कर रखेंगे हम एग्जीक्यूटिव का तो इससे क्या है ना ओकेजनली कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन को, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन हो सके एग्जीक्यूटिव फंक्शन का इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिजिडिटी एंड अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, ठीक है, और अवॉइड हो सके सिचुएशन ऑफ डेडलॉक को। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट में, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, with the consent of the state government and trust to the that state government any executive functions to the center।
इसलिए ठीक है अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कंसेंट के साथ जो है ना स्टेट का कंसेंट लेकर इंटरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट को एनी ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू द सेंटर, ठीक है, ऑफ द सेंटर को, ठीक है। कन्वर्सली देखो कन्वर्सली भी लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ स्टेट में with the consent of the central government entrust to the state government any of the executive function of the state. This mutual delegation of the administrative function may be conditional or unconditional. Constitution also makes a provision for the entrustment of the executive function of the center to state without the consent of the state. तो without consent भी हो सकता है, possible है, but in this case delegation is by the parliament is not by the president. Thus a law made by the parliament on a subject of the union list can confer powers and impose duties on a state. देखो दोस्तों यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन की डिमांड थी हमने कंप्लीट कर ली कि भैया यस ये इंटरेस्ट कर सकती है, ठीक है, सेंटर कर सकती है, ठीक है, स्टेट को, और स्टेट भी कर सकती है सेंटर को, ठीक है, मतलब इसका कन्वर्स भी जो है पॉसिबल है। और म्यूचुअल कंसेंट यहाँ पर मतलब आप कंसेंट के साथ भी कर सकते हो और विदाउट कंसेंट भी कर सकते हो, ठीक है, यही बात हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, कंसेंट के साथ भी कर सकते हो और विदाउट कंसेंट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यही बात हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच प्रोविजन डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। कह रहा है कि कौन से प्रोविजन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, कि भैया जो है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहे बिटवीन द सेंटर स्टेट्स, ठीक है। तो कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बात पूछी गई है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, आपको पता है कि हमने इंटर स्टेट काउंसिल बनाया है इसके लिए कि ये कोऑर्डिनेशन बने रहे, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल बनाया है आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 263 के अंदर हमने इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाए हैं, इंटर स्टेट काउंसिल बनाए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटर स्टेट काउंसिल बनाए हैं, ठीक है। इसके लिए जोनल काउंसिल भी बनाए गए हैं, जोनल काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जोनल काउंसिल बनाए हैं, इंटर स्टेट काउंसिल बनाए हैं, रिवर बोर्ड्स, वाटर ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ये सब बनाए, रिवर बोर्ड्स, वाटर ट्राइब्यूनल्स, ये सब हमने बनाया है, ठीक है। और फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज का भी हम इस्तेमाल करते हैं कोऑपरेशन रूल्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिक्योर कोऑपरेशन करता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना, टू सिक्योर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। ये देखो लक्ष्मीकांत की बुक में ये सब लिखा रखा है कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर आर्टिकल 263 के अंदर हमने स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल बनाया है, ठीक है। फुल फेथ इन क्रेडिट का ये हमने क्लाउज का इस्तेमाल करा है, ठीक है, हम रिकॉर्ड्स रखेंगे, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ट्राइब्यूनल्स ये सब वगैरह हमने बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर बोला है विच आर दी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर रखा है विच आर द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज who does recruitment and training and who control them, do you agree that they violate principle of federalism। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसी एग्जाम की ये पूछ रहा है। तो 3 क्या है, कौन से 3 सर्विसेज है ऑल इंडिया, तो IAS है, IPS है और दोस्तों IFS है, ठीक है। और इनकी ट्रेनिंग वगैरह कौन करता है, तो ये ट्रेनिंग वगैरह सेंटर कराती है लेकिन ये स्टेट के अंदर काम करते हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इमीडिएट कंट्रोल जो है स्टेट के पास होता है बट अल्टीमेट कंट्रोल जो टर्मिनेशन रिमूवल करेगा वो सेंटर करती है, ठीक है। तो अल्टीमेट कंट्रोल जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कौन करेगा, सेंटर करेगी, ठीक है। और कौन कंट्रोल करेगा, तो स्टेट करती है, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होगा, वो सेंटर के पास होगा अगर उनको टर्मिनेशन करना है, रिमूवल करना है तो। अब यहाँ पर लास्ट में पूछा जाता है कि डू यू एग्री दैट दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्या ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं, तो यस बिल्कुल करती हैं भैया। ये सेंट्रल मतलब ये सेंटर की पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की पावर को कम कर रहे हैं, तो यस फेडरलिज्म को ये वायलेट कर रहे हैं।
हाँ, थ्योरेटिकली ये फेडरलिज्म दैट मीन्स कि स्टेट ऑटोनॉमी को खिलाफ है, क्योंकि स्टेट के पास इनको हटाने की पावर नहीं है, और ये यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भैया यस, कि हाँ यस करते हैं ये ऑल इंडिया प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी प्रोविजन सही है, ठीक है, तो यस वायलेट कर रहे हैं। बट ये सब क्यों करा गया है? ये सब इसलिए करा गया है कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन रहे, नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहे कंट्री के अंदर, ये सब इसलिए करा गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं अब, और 21 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, वो पॉइंट्स, ठीक है, वो पॉइंट्स removes chairman and members of the state public service commission, can state request joint public service commission। तो ये प्री एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको पता है कि भैया स्टेट पीसीएस कमीशन के अंदर कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन वगैरह को, ठीक है, और उनके मेंबर्स को। तो ये ध्यान रखना, ये गवर्नर कर दें, पोस्ट स्टेट के गवर्नर करेंगे, ठीक है, यूपीएससी के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे गवर्नर करेंगे, ठीक है, और लेकिन उन्हें निकालने की पावर जो है ना प्रेसिडेंट के पास होती है, अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास, ठीक है, और रिमूव करने की पावर ये प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेट? यस कर सकते हैं, 102 दो से दो और दो से ज़्यादा स्टेट होने चाहिए, ठीक, ये कर सकते हैं। तो दो स्टेट की रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट बनाती है स्टेचुटरी बॉडी, ध्यान रखना जो भी बनेगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक स्टेचुटरी बॉडी होगी, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी होगी, और ये स्टेचुटरी बॉडी हो सकती है दो स्टेट के रिक्वेस्ट पर ही बन सकती है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसके मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और रिमूव करेंगे, क्योंकि ये बनाया किसने है? पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट बनाती है तो स्टेचुटरी बॉडी बनाएगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेंबर्स जो अपॉइंट होंगे वो कौन करेगा दोस्तों? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आपका, वो अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड वो रिमूव्स, ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है और कौन रिमूव करता है ये पूछा गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। वैसे बाकी जब हम इलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम दोबारा से इसे करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेंगे, स्टेट का है ना, गवर्नर ही करेंगे, ठीक है, गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसका रिमूवल बिल्कुल हाई कोर्ट जैसा ही होता है, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पावर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के रिमूवल करना है हाई कोर्ट के जज का, तो गवर्नर तो अपॉइंट तो कर सकता है पर निकाल नहीं सकता, ठीक है, तो रिमूवल का इनके पास पावर नहीं है, ठीक है, तो इन्हें इनके पास रिमूवल का पावर नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, जस्ट लाइक हाई कोर्ट के जज के तरह, जस्ट लाइक एससी जज, ठीक है, जैसे एससी जज का रिमूवल होता है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी होगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बोला है विच आर्टिकल्स रिलेट टू द सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशन, ये हम पहले कर चुके हैं फिनेंशियल रिलेशन के ऊपर, तो 268 से लेकर 293 तक, ठीक है, 268 से लेकर 293 याद कर लो बिल्कुल, 268 से लेकर 293, तो ये आपको मिलेंगे फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नेम सम मेजर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द सेंटर एंड स्टेट, तो नॉन टैक्स बोला है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, तो बिना टैक्स की कमाई वाली पूछी गई है, तो जैसे सेंटर के पास है रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, करेंसी, ठीक है, करेंसी को प्रिंट करती है ना, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, बैंकिंग, इन सबसे सेंटर की कमाई होती है, ठीक है, तो सेंटर के पास रेलवे है, रेलवे के अंदर मोनोपोली है इनके पास, ठीक है, पोस्ट है, ठीक है, टेलीग्राफ से,
करेंसी है, बैंकिंग है, ये सब है ना। और स्टेट के पास क्या है, तो स्टेट के पास इरिगेशन सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है ना, स्टेट पीएसयूज है, स्टेट ट्रांसपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा व्हाट आर द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, हाउ आर दे गिवन टू द स्टेट्स। कह रहा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होते हैं और ये कैसे स्टेट को दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 275 में इसकी बात है, आर्टिकल 265 में इसकी बात है, 275 में, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की। तो ये ध्यान रखना, ये स्टैट्यूट द्वारा फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब कानून के द्वारा ही फिक्स है। पार्लियामेंट उन स्टेट्स को देता है जिन्हें मदद की जरूरत होती है, ठीक है, ग्रांट है तो ग्रांट का मतलब मदद दी जा रही है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती है, ठीक है, तो वोटिंग की टेंशन नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, CFI के ऊपर होता है, ठीक है, वो भी चार्ज होता है, तो चार्ज होता है तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वोटिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये सब ग्रांट वगैरह कितना देंगे तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है जो को बताएगा कितना देना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर बोला है व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स विच इज लार्जर इन साइज बिटवीन द स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो 275 के अंदर आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट्स था जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मदद के टाइम पे दी जाती है। तो ये बोला कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है क्या ये, और कौन सा बड़ा है, ये बोला साइज में कौन सा बड़ा होता है। तो डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, ठीक है, मर्जी का मतलब, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, मेरी मर्जी तब दूंगा। तो सेंटर या स्टेट किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ये दे सकते हैं, मर्जी होती है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, तो पहले डिस्क्रिशनरी ग्रांट दैट मींस की प्लानिंग कमीशन के टाइम आया था तो बहुत बड़ी होती थी, पर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और फाइनेंस कमीशन जो है का मतलब FC का जो है ना ट्रांसफर्स का रोल ज़्यादा है, ठीक है। तो बड़ा कौन हो गया, डिस्क्रिशनरी बोल रहा हूँ मैं, ये कहाँ गया, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 है इस फाइनेंस कमीशन अ क्वासी जुडिशियल बॉडी व्हाट मैटर्स आर पर्टिनेंट टू इट एंड हु डज इट रिपोर्ट टू। कह रहा है क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्या फाइनेंस कमीशन, और कह रहा है कौन से जो मैटर है वो पर्टिनेंट है इसके लिए और किसको ये रिपोर्ट करता है। तो बहुत ईजी है कि भैया फाइनेंस कमीशन आपका हर 5 साल में बैठा जाता है, और आर्टिकल कौन सा है इसका, तो आर्टिकल बिल्कुल याद रखना है आपको, 280 है, आर्टिकल 280 है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यस ये क्वासी जुडिशियल बॉडी बिल्कुल है, ठीक है। रिपोर्टिंग किसको करता है, तो ये प्रेसिडेंट को करता है, रिपोर्टिंग किसको करता है, तो ये प्रेसिडेंट साहब को करता है रिपोर्टिंग, प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्टिंग करता है, और प्रेसिडेंट जो है ना इसको हाउस में देते हैं, दोनों हाउस में रखवाते हैं, ठीक है। तो ये देखना, ये हर 5 साल में डिसाइड करते हैं कि भैया टैक्स का कितना पैसा स्टेट को जाएगा, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 विच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैंने बोला था दोस्तों कि हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे कि कौन से बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसके अंदर पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। वैसे ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे दोबारा से तो कौन कौन से केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कौन से बिल्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो आपको भैया एक तो पक्का कन्फर्म पता होगा मनी बिल के बारे में, ठीक है, मनी बिल्स, ठीक है, तो मनी बिल्स आपका आर्टिकल 110 डिफाइन करता है, ठीक है, 110। और सेकंड है आपका दोस्तों बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो बिल्स कौन से बिल्स जिसमें जो अफेक्ट करते हैं स्टेट को, ठीक है, जिसमें वो मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, तो बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन, ठीक है, इन विच स्टेट्स आर कंसर्न या स्टेट्स आर इंटरेस्टेड।
ठीक है, स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। और थर्ड है आपका दोस्तों बिल अफेक्टिंग नेट प्रोसीड्स। ठीक है, बिल अफेक्टिंग नेट प्रोसीड्स। अब ये नेट प्रोसीड्स क्या होता है ये सब आप अभी पढ़ोगे, डोंट वरी। बिल्स अफेक्टिंग तो नेट प्रोसीड्स। ठीक है, और फोर्थ है दोस्तों स्टेट बिल्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल 304। ठीक है, तो स्टेट बिल मैं यहीं पे देता हूँ फोर्थ में आपका, ऐसे बिल्स स्टेट के द्वारा लाए गए जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को अंडर आर्टिकल 304 304 में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इन सब के अंदर जो है प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है इसकी प्रेजेंट की मनी बिल्स में। बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, बिल्स अफेक्टिंग नेट प्रोसीड्स, स्टेट बिल्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल 304। अब देखो यहीं पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि डिफाइन द नेट प्रोसीड्स हु सर्टिफाइज इट। ठीक है, मैंने कहा था अभी आपको कि नेट प्रोसीड्स के बारे में बताऊंगा, तो इसकी डेफिनेशन देखो दोस्तों। ठीक है, टैक्स से जितना पैसा आया दैट इज कि टैक्स से जितना पैसा आया माइनस कलेक्शन का खर्चा, वो होता है नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो टैक्स से जितना पैसा आया दैट इज कि आपका जो भी रेवेन्यू आया माइनस जो भी कॉस्ट है उससे कलेक्ट करने की लगी कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग। ठीक है, तो जो भी खर्चा आया कलेक्शन का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन द टैक्स, ठीक है, माइनस कर दोगे तो आपका टैक्स जो है नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आर्टिकल आपको मिलेगा 279 में। ठीक है, नेट प्रोसीड को डिफाइन करा गया है। सर्टिफाइड कौन करेगा, तो इसका फाइनल सर्टिफिकेट जो है सीएजी करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देता है। ठीक है, वो फाइनल होता है। ठीक है, कौन सर्टिफाई करेगा, सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डिस्क्राइब सम प्रोविजंस रिलेटेड टू बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब इसको भी मैंने आपको इजी ट्रिक्स पेपर में ना बता रखा है, सब प्रोविजंस रिगार्डिंग दी पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो जरा, यहाँ पर बोला है कि कैन स्टेट गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम अब्रोड, कैन इट रेज लोन विदाउट कंसेंट ऑफ द सेंटर। तो ये 30 और 31 आपका लोन के ऊपर ही है। ठीक है, बोरोइंग के ऊपर ही है। और देखो 32 भी क्या बोला है यहाँ पर कि हाउ आर लोन्स और गारंटीज टू स्टेट बाय सेंटर चार्ज्ड। तो ये सारे लोन के ऊपर ही हैं 30 31 है ना, और 32। तो इनको हम एक साथ ही करते हैं। तो इंडिया में ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर अब्रोड मतलब बाहर से जो है ना, दोनों मतलब अंदर भी और बाहर भी जो है उधार ले सकता है कौन, तो वो ओनली सेंटर ले सकता है। ठीक है, ओनली सेंटर ले सकता है, स्टेट नहीं लेगा। ठीक है, कौन ले सकता है बोरो फ्रॉम अब्रोड, तो ये सेंटर ले सकता है, ओनली सेंटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओनली सेंटर ले सकता है, ओनली सेंटर। ठीक है, स्टेट सिर्फ इंडिया के अंदर उधार ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला था कि कैन इट रेज लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। तो ये ध्यान रखना, अगर स्टेट ने पहले से सेंटर से लोन लिया है, ठीक है, जो कि अक्सर होता है कि मतलब सेंटर से ही स्टेट लेती हैं, तो नया लोन लेने के लिए सेंटर की परमिशन मैंडेटरी है। अगर पहले से ही लोन ले रखा है, ठीक है, पहले से ही लोन ले रखा है, लोन ले रखा है ना, मतलब लोन अर्लियर लोन ले रखा है, ठीक है, अब उनको न्यू लोन चाहिए, तो न्यू लोन चाहिए सेंटर से या कहीं से भी, तो उनको कंसेंट चाहिए होगा, फिर कंसेंट मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिस्क्राइब सम प्रोविजन रिलेटेड टू बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ये लक्ष्मीकांत में आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर बहुत अच्छे दे रखा है ये
और ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये पता ही होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशन, लोकेटिंग ऑफ टैक्सेशन पावर, ठीक है, ये दे रखा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जीएसटी के बारे में समझा रखा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स, ठीक है, स्टेचुटरी ग्रांट, डिस्क्रीट ग्रांट से हमने पढ़ लिया। तो जीएसटी के बारे में, फिनांस कमीशन के बारे में, प्रोटेक्शन इंटरेस्ट, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, ये देखो यहाँ दे रखा आपको, ठीक है, बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्ड टू द बोरिंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर डिस्क्राइब सम प्रोविजंस रिलेटेड टू बोरिंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर बोल रखा है आपसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, CFI को ऐसा सिक्योरिटी यहाँ पर मानी जाती है। कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, गारंटी दे सकते हैं CFI के ऊपर, लेकिन जो लिमिट है ना, ये प्रिस्क्राइब करी जाती है, फिक्स करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। सो फार नो सच लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन अभी ऐसा कोई फिक्स पॉइंट्री नहीं करी गई है पार्लियामेंट के द्वारा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया, देखिए ध्यान रखना, विद इन इंडिया लिखा हुआ है, बाहर नहीं, नॉट द अब्रोड, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यहाँ पर स्टेट का लिखा हुआ है, ठीक है। कैन गिव गारंटीज बट both within the limits fixed by the legislature of the state. Central government can make loans to any state or give guarantees in respect of loans raised by any state. Any sums required for the purpose of making such loans are to be charged on the consolidated fund of India. A state cannot raise any loan without the consent of the center. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्टेट जो है लोन जो है रेज नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। इफ कब, if there is a still outstanding any part of a loan made to the state by the center or in respect of the guarantees has been given by the center, ऐसे में अगर उन्होंने पहले से लोन रखा है और लोन अभी तक वापस नहीं कर पाए, तो बिना कंसेंट के जो है वो नया लोन इशू नहीं करा सकते, ठीक है, सेंटर के द्वारा। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, हाउ आर लोन्स आर ग्रांटेड टू द स्टेट बाय द सेंटर, सेंटर चार्ज, तो ये आपको भी मैंने पढ़ाई दिया, ठीक है। तो सेंटर जो लोन स्टेट्स को देता है ना, ये गारंटी देता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों, CFI पे चार्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ बोला है, आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट्स, कैन दे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग कमर्शियल, डज द सेम अप्लाई टू द कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द सेंटर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्यूनिटी बोली गई है, इम्यूनिटी मिलती है क्या टैक्सेशन से, तो ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तो जो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है उस पर स्टेट की सेंटर की मतलब प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है, अनलेस पार्लियामेंट अलाउ करती है। इसमें कमर्शियल यूज भी इंक्लूड है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर बोला है कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग द कमर्शियल, तो यस कमर्शियल भी है, और एग्जाम्प्ट है, यस एग्जाम्प्ट है, ठीक है दोस्तों। डज द सेम अप्लाई टू द कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द सेंटर, ये कॉर्पोरेशन के लिए भी है क्या, तो ये ध्यान रखना भैया, यस सेंटर की प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती स्टेट जब तक पार्लियामेंट अलाउ ना करे। हाँ, अब यहाँ बात बोली है कि स्टेट्स प्रॉपर्टी मतलब कि सेंटर भी स्टेट की प्रॉपर्टी और इनकम पर टैक्स नहीं लगाता, ये भी ध्यान रखना, सेंटर भी स्टेट की प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगाता, ठीक है, या फिर इनकम पर टैक्स नहीं लगाता, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। केज ये भी ध्यान रखना कि क्या कर सकता है यूपीएससी, तो सेंटर स्टेट ही कमर्शियल ऑपरेशन पर टैक्स लगा सकता है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है डू द सेम अप्लाई द कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द सेंटर, यस ध्यान रखना, टैक्स लगा सकता है स्टेट, बट अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए तब, पार्लियामेंट लॉ बनाए तब, पार्लियामेंट जो है इसके लिए क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, है तब पार्लियामेंट लॉ यहाँ पर जरूरी है, तब जाकर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी होती है, पंचायत होती हैं, ठीक है, क्या इनको भी इम्यूनिटी मिलती है, तो ध्यान रखना इन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है, सेंटर इन पर टैक्स लगा सकती है म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत के ऊपर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका, इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको समझाया, ये कैन सेंटर टैक्स कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ स्टेट, नहीं, जैसे स्टेट नहीं लगा सकती ऐसे स्टेट सेंटर भी नहीं लगा सकती स्टेट के ऊपर। कैन इट इम्पोज कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन स्टेट, नो नो नो, ठीक है। और 35 था, आर प्रॉपर्टीज एंड इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटीज विद इन अ स्टेट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, नो, एग्जेम्प्ट नहीं है, ये भी हमने बताया मैंने आपको। आर प्रॉपर्टीज और इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज कौन होगी, म्यूनिसपैलिटी, पंचायत, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है क्या सेंट्रल टैक्सेशन से, तो नो, ठीक है, नहीं है एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, कह रहा है इफेक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी का ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर, टिल व्हेन डज इट कंटिन्यू, कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद क्या फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी आपको पता है कि कब लगती है, आर्टिकल 352 के अंदर लगता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो उसमें बोला कि फाइनेंशियल रिलेशन क्या हो जाएगा ऐसे टाइम पे, तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो पावर आती है ना फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर, ये किसके पास आ जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एंड तक चलता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसके एंड तक चलता है ये मॉडिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो टिल टिल दैट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो लगा रहे हैं, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता है कि आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे दोस्तों, तो भैया सुप्रीम पावर आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है सेंटर के पास, या फिर बोल सकते हो प्रेसिडेंट के पास, ऐसे में है ना, फाइनेंशियल मैटर के अंदर। तो सेंट्रल स्टेट को फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के रूल्स फॉलो करने के लिए बोल सकती है। तो पहला तो यही है कि सेंटर जो है स्टेट को ये बोल सकती है कि आप फाइनेंशियल जो है प्रॉपर्टी के प्रोपाइटी, सॉरी मैं प्रॉपर्टी बोल रहा था, प्रोपाइटी, ठीक है, प्रोपाइटी के रूल को फॉलो करने के लिए बोल सकती है। सेकंड दोस्तों, स्टेट एम्प्लॉयज़ हो चाहे जज की सैलरी हो उन्हें कम कर सकते हैं, ठीक है, तो सैलरी कम हो सकती है, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयज़ की, जजेस की, ध्यान रखना जजेस भी इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है, इसमें जजेस भी इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों। और स्टेट के मनी बिल्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकते हैं, ठीक है, तो स्टेट के जो मनी बिल्स हैं, ठीक है, स्टेट के जो मनी बिल्स हैं इनको क्या करा जा सकता है, रिजर्व करा जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्क्राइब सम इशूज विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ टेंशन इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है कंट्री का, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ है कंट्री, तो कुछ इश्यूज बताने हैं बिटवीन द, या बोल सकते हो आप सोर्स ऑफ टेंशन बतानी है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो फर्स्ट तो भैया गवर्नर का रोल है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, तो गवर्नर का मिसयूज़ करा जाता है सेंटर के द्वारा, ठीक है, गवर्नर का रोल, तो ये टेंशन पॉइंट बनता है, ठीक है। और सेकंड आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ प्रेसिडेंट रूल का, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के नाम पर। और थर्ड आप बोल सकते हो कि हम क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट कर देती है सेंट्रल फोर्सेस का इन स्टेट के अंदर, तो डिप्लॉयमेंट ऑफ इसका सेंट्रल फोर्सेस का, ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और इंडिया सर्विसेज, यस यस ये भी ठीक है, यूनिटी फीचर है।
और फिनेंशियल शेयर भी दोस्तों, ठीक है, कि स्टेट के हमेशा शिकायत रहती है कि हमें कम पैसा मिला, ठीक है, फिनेंशियल शेयर। और क्वेश्चन नंबर 39 अब ये 1 पॉइंट के अब क्वेश्चन रह गए हैं। यहाँ बोला है वो चेड फर्स्ट ARC, ठीक है, तो ARC क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है व्हाट वर इट्स मेजर रिकमेंडेशन, तो फर्स्ट ARC किसे चेक करिए और उसके रिकमेंडेशन क्या थे ये बता दो फटाफट। तो ये ध्यान रखना ईयर 1966 में ये जो है आपका मतलब बनी थी कमेटी, ठीक है, अंडर द मोरारजी देसाई, ठीक है, और के हनुमतैया बदल सकते हो, हनुमतैया, ठीक है, हनुमतैया क्या बोलते हैं पता नहीं, हनुमतैया, ठीक है, हनुमतैया, ठीक है। तो आप यहाँ ये बोल सकते हो मोरारजी देसाई, किसी किसी का नाम है ना प्रोनाउंस किया नहीं जाता भाई, प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है, मोरारजी देसाई जी ये लीडर थे। तो ध्यान रखना इंटरस्टेट काउंसिल बनी थी, ठीक है, तो इंटरस्टेट को मतलब सॉरी रिकमेंडेशन थी कि इंटरस्टेट काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 263 में, ठीक है दोस्तों, याद है ना इसको मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 अब ये राजमनार कमेटी के ऊपर है, ठीक है, किसने अपॉइंट किया, वो रिपोर्टेड आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये सब आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1969 में हुआ था, इसके जस्ट 3 साल के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने करा था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ध्यान रखना ये स्टेट की कमेटी थी, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था। तो बहुत रेडिकल थे, ठीक है, बोला IAS IPS को ही खत्म कर दो, ठीक है, IAS IPS को खत्म कर दो, ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर दो, और बोला था रेजुडरी पावर को स्टेट को दे दो, रेजुडरी पावर जो है ये स्टेट को दे दो जो सेंटर के पास है, ठीक है, ट्रांसफर कर दो। अब ये आनंदपुर साहिब क्या था, ठीक है, ये रेजोल्यूशन क्या था, आनंदपुर साहिब से रेजोल्यूशन ये 1973 में आया था, और ये अकाली दल के द्वारा लाया गया था। अकाली दल किसकी पार्टी है दोस्तों, पंजाब की पार्टी है अकाली दल, इनकी गवर्नमेंट भी रही है पंजाब में, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि सेंटर को सिर्फ डिफेंस फॉरेन अफेयर्स करेंसी रखना चाहिए, ठीक है, क्या कहा था, डिफेंस करेंसी और फॉरेन अफेयर्स यही रखना चाहिए, बाकी सेंटर दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 नेम सम इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन 1983, तो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या था सरकारी कमीशन के, क्योंकि 1983 में आया था, खुद बता दिया तो खुद बता दिया सरकारी कमीशन ने, तो RS सरकारी जी ने इसको लीड किया था, ठीक है, रिकमेंडेशन इनके मेन है। तो ध्यान रखना उन्होंने कहा था कि गवर्नर ना एक्टिव पोलिटिशियन नहीं होना चाहिए, गवर्नर जो है एक्टिव पोलिटिशियन नहीं होना चाहिए, और इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था, PY क्यों आ रखा है इसके ऊपर, कि गवर्नर जहाँ भी अपॉइंट करा जाएगा वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ बोला व्हाट वर द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन 2007, इनके इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन पूछे गए। तो ध्यान रखना खुद ही बोल दिया पुंची कमीशन है, ठीक है, 2007 खुद बोल दिया है, तो किसने लीड किया था इसको, तो MM पुंची जी ने करा था। रिकमेंडेशन मेन इनके, तो उन्होंने बोला था कि गवर्नर का जो टेन्योर है ना, गवर्नर का टेन्योर इसे फिक्स करो, इसे 5 ईयर्स का कर दो, गवर्नर का टेन्योर ये 5 ईयर्स का कर दो, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को लोकलाइज इमरजेंसी के लिए, ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को फॉर लोकलाइज इमरजेंसी के लिए करते जाए, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स कि हमने पूरा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन को पूरा रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, ठीक है, मेंस के लिए भी इवन प्री के लिए भी। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 इंटर स्टेट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द इंटर स्टेट कमिटी। तो सबसे पहले हम लक्ष्मीकांत की बुक पर आएंगे
और यहाँ पर इंट्रो पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन का। और देखो दोस्तों, ये पेज ना, फर्स्ट पेज किसी भी चैप्टर का लक्ष्मीकांत के अंदर आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम डिपेंड्स नॉट ओनली द हार्मोनियस relations and close cooperation between the center and state but also between the state inter se। कह रहा है अगर आपको इंडियन फेडरल सिस्टम को सक्सेसफुल फंक्शनिंग करनी है ना, तो आपको बस सेंट्रल स्टेट रिलेशन नहीं देखने, आपको ये भी देखना होगा कि स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन है। ठीक है, हैंस कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द इंटर स्टेट कमिटी। यहाँ 4 प्रोविजंस दे रखे हैं। कह रहा है एडजुडिकेशन करना किसका, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, है ना। इन एडिशन द जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाएगी, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके स्टेचुटरी बॉडी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आया कि भैया इंटर स्टेट कम्युनिटी क्यों बनाई गई। ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पर प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो यहाँ पर मैंने आपको 4 प्रोविजंस गिनवाए हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं। तो देश को एक रखने के लिए हमने 4 पिलर्स बनाए हैं। फर्स्ट आपका कि वाटर डिस्प्यूट को सोल्व करना। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन की बात करी गई है। सेकंड कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल बनाना, इंटर स्टेट काउंसिल। थर्ड दोस्तों कि एक स्टेट के रिकॉर्ड्स को दूसरे रिकॉर्ड्स में जो है उसको फेद देना। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप कि क्या करना, म्यूचुअल रिकॉग्निशन करना पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का। ठीक है, तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कॉमन वर्ड्स है, एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, ये देता हूँ, एक्ट्स, रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सब। फोर्थ दोस्तों ट्रेड की फ्रीडम भी है, जैसा नो ट्रेड की फ्रीडम भी है, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला है, व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 262। 2 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस बता दो आर्टिकल 262 के। तो आर्टिकल 262 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो लॉ बना सकती है किसी भी इंटर स्टेट रिवर के पानी की लड़ाई को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 262 आपको पढ़ना है। यहाँ पर दे रखा है, देखो दोस्तों, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना। ये 2 प्रोविजन देता है, पार्लियामेंट बाय लॉ provide adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, control of the water of any interstate river या river valley. Second, Parliament may also provide neither Supreme Court nor the any other court exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. मतलब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट को और कोई भी कोर्ट को हम यहाँ पर इंटरवीन करने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि ये इंटर स्टेट का डिस्प्यूट है, इनको ही सॉल्व करने दो। ठीक है, कोर्ट में ना जाए केस ये, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये प्रोविजंस भी पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, बाय लॉ पार्लियामेंट क्या बना सकती है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करा जाए।
ठीक है, वाटर रिवर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको रिजोल्व करा जाए बाय लॉ। और यही प्रोविजन आ सकती है सेकेंड वाला कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, ठीक है, जो है इन सब में इंटरफेयर ना करें, ठीक है, इन सब में इंटरफेयर ना करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो है इंटरफेयर ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द टू लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर सॉल्विंग द वाटर डिस्प्यूट्स, वो एस्टेब्लिश देम। तो पार्लियामेंट ने कौन से जो हैं 2 लॉज बना दिए हैं, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द वाटर डिस्प्यूट, और किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक, किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ध्यान रखना, वाटर डिस्प्यूट लॉज या ट्राइब्यूनल्स के लिए ना लॉज बनाए पार्लियामेंट ने, ठीक है, दोनों लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं, 1956 से बनाया था। तो कौन कौन से थे वो दोस्तों? फर्स्ट आपका हो गया रिवर बोर्ड एक्ट्स, ठीक है, रिवर बोर्ड्स एक्ट, ठीक है, रिवर बोर्ड्स एक्ट। और दोस्तों आपका सेकंड क्या था दोस्तों? सेकंड हो गया आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ये दोनों बनाए पार्लियामेंट ने। किन्होंने एस्टेब्लिश किया? तो अच्छा, इसके बारे में कुछ बता भी देता हूँ लॉजिक। ये एडोक टेम्परेरी होते हैं, ध्यान रखना, एडोक दैट मीन्स कि टेम्परेरी होते हैं। जब पंगा पड़ता है ना तब ये बनते हैं, और इनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है, फाइनल और बाइंडिंग होता है, ठीक है। 262 की वजह से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन लगाई जा सकती है, ठीक है, पर वो टेक्निकलिटी है, ठीक है, टेक्निकलिटी मतलब कि वो कभी कभी लगेगा, और टेक्निकलिटी मतलब कि हमने एक प्रोविजन डाल दिया है कि 136 एक डाल दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इसके अंदर स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकती है कोर्ट, ठीक है, इसे चैलेंज कर सकती है, ये ध्यान रखना, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकती है कि इसको कोर्ट के अंदर डाला जाए, स्पेशली पिटीशन लगा सकती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। और क्यों बोल रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऊपर है कि आर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एडहॉक इन नेचर, यस एडहॉक इन नेचर, जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी, इन देयर डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग, यस फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग। और उसने बोला है कि कैन इट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन 136 के अंदर स्पेशली पिटीशन लगाई जा सकती है, चैलेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, नो, बट आर्टिकल 136 याद रखना, स्पेशली पिटीशन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक बार हम लक्ष्मीकांत में दोबारा आते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, मतलब लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि 2 लॉज जो हैं बनाए, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि इसका क्या क्या काम होगा क्या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नेचर सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू हैव जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रेफर्ड एज ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले बोल दिया है ना, और यहाँ बोला द नीड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी टू सेटल द इंटर वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट वुड इंडेड हैव jurisdiction to decide any dispute between the state in connection with the water dispute supplies if legal rights or interest are concerned, but the experience of the most countries has shown that rules of law based upon the analogy of private proprietary uh, interest in water do not afford a satisfactory basis of settling dispute between the states where the interest of the public at large in proper use of supplies are involved। अब देखो दोस्तों इसको पढ़ो और समझो, ठीक है। अब मैं इसको फाउंडेशन कोर्स नहीं बनाना चाहता, वरना मैं इसको पूरा जो है ना लाइन टू लाइन पूरा लक्ष्मीकांत जो है ना पढ़ा सकता हूँ आपको और समझा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि स्पेशल लीव पिटीशन लग सकती है आर्टिकल 136 के अंदर। 262 ये कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन सब का जो है इसके ऊपर जुडिक्शन नहीं होगा, ठीक है, जितने भी है।
वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनते हैं, इनके ऊपर इनका जुडिक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ये हो गया। चलो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे इंटरेस्टेड काउंसिल के ऊपर ही क्वेश्चन होगा, देखते हैं बाकी। अच्छा, यहाँ पे बोल रखा है लिस्ट 8 वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स एंड द ईयर वेयर दे सेटअप इन। ठीक है, तो जितने भी ये वाटर डिस्प्यूट पैनल बने गए थे या फिर ट्राइब्यूनल बने थे, ठीक है, उनके नेम के साथ उसने पूछा गया है। तो ये तो सोनल काउंसिल के ऊपर है और ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर दे नहीं रखा गया से हमने बनाया था, जैसे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बनाए थे हमने, जैसे कृष्णा भी बना था, गोदावरी के ऊपर बना था, नर्मदा के ऊपर ही बना था। एक बार देखता हूँ मैं दोबारा से, एक बार और। इंटरेस्टेड काउंसिल ये रहा ना, ये रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, टेबल ही नहीं रखी। तो ये टेबल पूछा है 8, तो यहाँ पर 9 दे रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 8 पूछा था, यहाँ पर 9 दे रखे हैं। तो ये डेट के साथ पूछा गया था, कब कब 1969 में स्टार्टिंग के तीनों, कृष्णा गोदावरी नर्मदा। ठीक है, और फिर 1986 में रावी एंड ब्यास के, फिर कावेरी 99 में, और रिसेंटली देखोगे तो महानदी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर भी हो गया हमारा 5। 6 देखो जरा, कह रहा वो सेटअप इंटरस्टेट काउंसिल वेयर इज द पावर टू डू सो ड्राइव फ्रॉम, इज द एडवाइस सच काउंसिल बाइंडिंग। तो इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 263 में बनेगा, यस और नो, यस। ठीक है, तो आर्टिकल 263 और क्या कहता है भैया, तो वो सेटअप तो प्रेसिडेंट सेटअप करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट सेटअप करेंगे। ठीक है, कौन सेटअप करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। क्या ये बाइंडिंग होता है? तो ध्यान रखना, नो बाइंडिंग नहीं होता, एडवाइजरी होता है। ठीक है, इधर यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, बाइंडिंग नहीं होता, एडवाइजरी है। अच्छा 1990 की काउंसिल में ध्यान रखना, ये बनी थी, ठीक है, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने बनाई थी। ठीक है, 1990 के अंदर। ठीक है, ये काउंसिल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ, ये वाला क्वेश्चन, who established the Interstate Council of 1990, who is the chairman and members, और how many times can it meet। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ मैं। तो ये 1990 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वीपी सिंह जी ने बनाई थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के। ठीक है, बनाई थी, और सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन में बनी थी ये। ठीक है, सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन में बनी थी। ठीक है, तो भी ध्यान रखना। और देखो इससे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, हाउ मेनी इंटरस्टेट काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश, है ना, और ये वो हेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। चलो इसको तो भी करेंगे बाद में। तो कितने बन गए हैं इंटरस्टेट काउंसिल अब तक, है ना। और मैं अभी जो है ना इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर, तो चेयरमैन कौन होते हैं, सेटअप तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन कौन होंगे दोस्तों, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे। मेंबर्स कौन कौन होंगे, मेंबर्स, तो मेंबर्स होंगे दोस्तों इसके अंदर सीएम, किसके, ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी भारत के स्टेट्स हैं हमारे। ठीक है, ये यूटीज हैं, यूटीज के अंदर भी हमारे सीएम्स हैं। ठीक है, प्लस हम यह भी बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, कुछ यूटीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं ना। ठीक है, कुछ यूटीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ऐसा रहा है। और 6 कैबिनेट होंगे, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, मीटिंग कैसे होगी, तो साल में कम से कम 3 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे हुआ था हाउ कैन, कितनी बार मीटिंग होगी, तो 3 टाइम्स इन अ ईयर होनी ही चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भैया who heads of the standing committee of council, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल व्हेन वाज इट सेटअप, तो कब सेटअप हुआ, और स्टैंडिंग कमेटी का जो है हेड कौन है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का,
तो हेड जो है यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान रखना, यूनियन के होम मिनिस्टर इस टाइम कौन है, अमित शाह, ठीक है, होम मिनिस्टर, ठीक है। तो मैनेजमेंट देखते हैं ये, और सेटअप हुआ था ये आपका 1996 में, ठीक है, 1996 में सेटअप हुआ था। अच्छा, इसको एक बार और लक्ष्मीकांत में इंटरस्टेट काउंसिल को पढ़ लेते हैं ना। तो आर्टिकल 263 क्या करता है, कंटेम्पलेट्स करता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, है ना, इसकी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। प्रेसिडेंट कैन करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कैन स्टेब्लिश सच अ काउंसिल, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी। और आर्टिकल 263 जो है स्पेसिफाई करता है ड्यूटीज दैट कैन बी असाइंड टू द फॉलोइंग मैन, ठीक है, तो इन मैनर्स के ऊपर ड्यूटी जो है साइन होती है, ठीक है। और स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, तो सरकारी कमीशन के ऊपर जो स्टेब्लिश हुई थी ये, ठीक है, मैंने अभी आपको बढ़ाया था। और तो यह भी ध्यान रखना है कि जनता दल गवर्नमेंट बनी थी हेडेड बाय पी सिंह, उन्होंने स्टेब्लिश किया था इंटरस्टेट काउंसिल को 1990 के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर सारे होते हैं स्टेट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग द legislative assemblies, governor of states under the president rule, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाकी जो है नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, तो 5 मिनिस्टर बचे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि 1996 में बनी थी, और इसके अंदर चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये बात को मेरे को अभी आपको पढ़ाना था जो मैंने आपको बताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखते हैं, कह रहा है कैन कोर्ट ऑफ अ स्टेट एनफोर्स लॉज ऑफ अनदर स्टेट इन सिविल केसेस, कह रहा है जो कोर्ट है, ठीक है, किसी भी स्टेट का कोर्ट है, ठीक है, जैसे कि हाई कोर्ट है ये, ठीक है, क्या वो एनफोर्स कर सकते हैं लॉज ऑफ अनदर स्टेट इन सिविल केसेस के अंदर, तो ये बता दो दोस्तों, सिविल केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखना, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज का यूज करते हैं, ठीक है, एक स्टेट की सिविल कोर्ट का ऑर्डर पूरे इंडिया में कहीं भी एनफोर्स हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 261 के तहत मैं इसको लिख देता हूँ 261, इसके अंदर हम यूज करते हैं फुल फेथ रखेंगे, ठीक है, एंड क्रेडिट क्लाउज, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज का यूज करते हैं, जिसके तहत जो है सिविल मैटर के अंदर एक कोर्ट का पूरे कंट्री में जो है वो जो लॉ है प्रिवेल करेगा, ठीक है, एनफोर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बोल रहा है विच आर्टिकल डिक्लेयर दैट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, डिस्क्राइब सम एक्सेप्शंस टू इट, और ये 4 एक्सेप्शन दे रखे हैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर। तो भैया एक तो आर्टिकल 301 है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करता है, इंटरकोर्स की बात करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बोलता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पूरे इंडिया में फ्री होगा। अब इसके एक्सेप्शन पूछे हैं, एक्सेप्शन डाल देते हैं यहाँ पर हम, एक्सेप्शन, ठीक है, और देखो लक्ष्मीकांत में भी दे रखा हुआ है ये देखो दोस्तों, इंटर स्टेट एंड ट्रेड कॉमर्स आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक मिलेंगे, है ना, पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेंगे। और ये क्या बोलता है, फ्रीडम फ्री ट्रेड होगा, ठीक है, इंटरकोर्स होगा, और इसका अब यहाँ पर दे रखा होगा आपको एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्ट दोस, ठीक है, ये रहा, तो 4 दे रखे ये, है ना, तो यही लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ, क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ये लिखना है कि पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, फर्स्ट तो ये है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन in the case of
पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड, स्टेट लेजिस्लेचर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, पर प्रेसिडेंट की सैंक्शन चाहिए होती है पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो स्टेट लेजिस्लेचर लगा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है क्या लगा सकती है दोस्तों, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पे तो कुछ भी लगा दो, ठीक है, बट इसके अंदर प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है, सैंक्शन चाहिए, आप बोल सकते हो प्रायर परमिशन या सैंक्शन चाहिए होता है किसका, प्रेसिडेंट साहब का। थर्ड दोस्तों, आप ये लिख सकते हो कि स्टेट अपनी मोनोपोली बना सकती है, ठीक है, इट इज जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो स्टेट मोनोपोली पावर क्रिएट कर सकती है। चौथा है आर्टिकल 307 कहता है, आर्टिकल 307 कहता है क्या, जरा देखो, बोलता है पार्लियामेंट इसके लिए एक अथॉरिटी बना सकती है, पर अभी तक किसी अथॉरिटी को नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो मैं इसको आपको जवाब देना चाहूंगा कि भैया आर्टिकल 307 में देखो यहाँ पर ये रहा, ये आपको यहीं पे लिखा होगा अथॉरिटी बनाने के ऊपर, ठीक है, मोनोपोली बना सकती है, ठीक है, इन फेवर ऑफ दी सेंट्रल स्टेट, ठीक है, वो तो ठीक है, इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, डिस्क्रीट टैक्सेस का, ठीक है, लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये बात कर ली हमने, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज गुड्स ऑन गुड्स इम्पोर्टेड और goods imported from other states or union territories, any tax to which similar goods manufactured in the state are subject. This provision prohibits imposition of discriminatory taxes of the state, ठीक है। और आर्टिकल 301 है सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन ऑफ लॉज, ठीक है, मोनोपोली ना सकती है। तो ये वाला पॉइंट था हमारा थर्ड वाला, ठीक है, कि यहाँ पर देखो मैं इस बात की बात कर रहा था मैं कि पार्लियामेंट कैन अपॉइंट, ये रहा, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट appropriate authority for carrying out purposes of the above provision relating to the freedom of trade, commerce and intercourse and restriction on it. The parliament also confer that authority the necessary powers and duties, but no such authority has been appointed so far. इसी बेसिस की बात कर रहा था, ये आर्टिकल 307 के अंदर बात करी गई है, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 307 के अंदर बात करी गई है यही बात, ठीक है, ये सारी बात, ठीक है, कि अपॉइंट कर सकते हैं वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जो केयरिंग करेंगे पर्पसेस फॉर द अबव प्रोविजंस को, ठीक है, रिलेटिंग टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इट, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, इसको हाईलाइट करते हैं पहले, और 14 नहीं, पहले तो हमारा ये रह गया ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैन अ बिल रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो यस कर सकते हैं, ये तो मैंने दे दिया आपको, एक्शन में दे दिया, ठीक है। नेम द अथॉरिटी दैट पार्लियामेंट हैज कैरी आउट द प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 301, अच्छा एक जरा और गलत हो गया, ये 307 है, ये नहीं होगा, ये 301 ही होगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये वाला अथॉरिटी, लेकिन अभी बनी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा था, ठीक है, 12 और 13 मैंने आपको पहले करा दिया, ठीक है, तो ये अभी तक नहीं बना है, अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी है ऐसी, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस तो है अथॉरिटी बनाने का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भैया आर जोनल काउंसिल स्टेचुटरी बॉडीज, यस ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इफ यस अंडर व्हाट एक्ट दे आर एस्टेब्लिश्ड, है ना, आर दे आर डिसीजन बाइंडिंग, तो एक बात बताओ, इंटर स्टेट काउंसिल की बाइंडिंग नहीं है तो इसकी कैसे बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, जब इंटर स्टेट काउंसिल की बाइंडिंग नहीं है तो ये कैसे बाइंडिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान रखना है, स्टेचुटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी है ये 1956, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी है 1956,
और इसकी एडवाइजरी जुडिक्शन होती है, ना कि बाइंडिंग। एडवाइजरी, ठीक है दोस्तों, बाइंडिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15, who are the members of the zonal council, who are the advisor to it and they have right to vote। एक बात और, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2024 की प्री में, ठीक है, जोनल काउंसिल के ऊपर, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मेंबर्स कौन होते हैं, तो चेयरमैन तो इनका होते हैं दोस्तों यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, HM, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, कॉमन फॉर ऑल 5 काउंसिल, ये 5 काउंसिल और इसके लिए कॉमन है, ठीक। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं इसके, ये भी ध्यान रखना है आपको। वाइस चेयरमैन होंगे CM ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, और ये भी रोटेशन के ऊपर बेस होता है, ठीक है, रोटेशन से, ठीक है। CM ऑफ ऑल स्टेट एक साथ और नहीं हो सकते, मतलब कोई भी बन सकता है, लेकिन रोटेशन के हिसाब से होता है, और साल में एक बार, ठीक है, ईयरली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। एडवाइजर कौन होगा, तो नीति आयोग के लोग होंगे, चीफ सेक्रेटरीज होंगे जो एडवाइजर होते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते, क्योंकि एडवाइजर का काम है ना, तो वोट नहीं कर सकते, तो नीति आयोग के लोग होंगे, नीति आयोग। नीति आयोग खुद एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, तो वो कैसे वोट डाल सकती है, ठीक है। और एक बात और, लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर इसे भी आपको देखना है, जोनल काउंसिल ये रहा, है ना। तो ये स्टेट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बनाई है, ठीक है। इसमें कौन कौन होगा, तो होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन, जो भी जोन के अंदर आएंगे, है ना। और पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, जो कि अपने नीति आयोग हो गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ये सब। और जहाँ देखो इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी सारे एक काउंसिल और मिलेगा आपको, एक 6th वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव जोनल काउंसिल, अ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट, ये ध्यान रखना, सेपरेट एक्ट से बनी है पार्लियामेंट के, और इस एक्ट का नाम ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, उनके भी फंक्शन सिमिलर हैं जैसे जनरल काउंसिल के अंदर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जनरल काउंसिल आपको दिखा रखे हैं, ये 5 और ये 6th मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि वो द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, ठीक है। चेयरमैन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर सेंट्रल के, और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो CM ऑफ स्टेट होते हैं, रोटेशन बेस के ऊपर, ठीक है, रोटेशन बेस के ऊपर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, नेम 5 ओरिजिनल जोनल काउंसिल एंड स्टेट्स इन इट, तो यही था टेबल के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है, 5 जोनल काउंसिल्स, ठीक है, स्टेट ही भी और हेड क्वार्टर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। और व्हेन वाज द नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल क्रिएटेड, तो 1971 के अंदर, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। डज इट हैव एनी एडिशनल फंक्शन देन द रेस्ट, तो अभी मैंने आपको बताया था सेम फंक्शन होता है, ये देखो ये लिखा हुआ ना, इट इज सिमिलर टू दोज ऑफ जोनल काउंसिल, ठीक है, फंक्शन के सिमिलर ही होते हैं, बट विथ फ्यू एडिशन, इट हैज टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस, ठीक है, कुछ एडिशन भी रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए अलग बनाया गया इसको। इट हैज टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम the measures taken by the member states for the maintenance of security and public order in the region, तो बस ये एडिशन है, ठीक है दोस्तों, ये एडिशन है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो 1971 में बना था स्पेशल एक्ट से, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग के साथ साथ सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के इशू को भी ये ध्यान देती है, ठीक है, सेंसिटिव ऑर्डर इशू को भी, ठीक है। तो इसके साथ साथ प्लस एडिशन में लिख दो यहाँ पर कि ये सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को भी देखती है, ठीक है। 5 जोनल काउंसिल है, उसके अंदर यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों।
चलो, तो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम इमरजेंसी प्रोविजंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आप लक्ष्मीकांत का ही भूलोगे नहीं, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी दोस्तों। ठीक है।